अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक बड़ी ही तारीखी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी कोई मिसाल नहीं थी और अब ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के साथ एक गुफ्तगू की है जिसको रिपोर्ट भी किया गया है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अभी तक जो तनकीद हो रही थी, जिसमें मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन था वो आना था, तो वो उन्होंने कहा कि जी अब हम कोई ऐसे नहीं कि बिला वजह ज़राए के तवस्सुत से ख़बरें चलाएं, बल्कि उन्होंने बराह रास्त सहाफ़ियों को बुला लिया और उनके सवालों के जवाब दिए। तो इस पर डिटेल बात भी करते हैं और आपको बताएंगे इस पर तज्ज़िया भी अपना। इसके साथ एक अहम वजह जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो IMF के उस वक्त से मुलाकात भी थी जो कि आज स्पेशली आया हुआ था और जिसने जजेस की तैनाती के हवाले से और बाकी जो अदलिया से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर हैं उसके हवाले से चीफ जस्टिस से और दीगर जुडिशल कमीशन के मेंबरान से मुलाकातें भी की हैं। तो ये आपको बताएंगे। आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर एक रद्दमल भी आया है। कुछ नए जजेस की मज़ीद तकर्रियाँ और तरक्कियाँ भी हुई हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज जो विल्सन ने एक और ख़त लिख दिया है और ये ख़त क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में जिक्र करेंगे कि कुछ हुकूमत के लोगों के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी जो हैं वो भी लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी राय बदल रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ यहीं से करते हैं जी। चीफ जस्टिस साहब ने आज एक बहुत ही गैर मामूली किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले हमने DG ISI नदीम अंजुम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जो कि तारीख में एक मुनफरिद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कभी इससे पहले किसी DG ISI ने इस तरह से बराह रास्त सहाफ़ियों को मुखातिब नहीं किया था जैसे उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जनाब उन्होंने भी सहाफ़ियों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगरचे ये कोई बराह रास्त TV पर दिखाई नहीं गई लेकिन जाहिर है कि सहाफ़ियों को सवालों के जवाब भी दिए और वो रिपोर्ट भी होने थे, तो इस लिहाज से इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहा जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए गए हैं। सबसे पहली जो चीज़ हेडलाइन बनी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जो चंद दिन पहले चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है उसको उन्होंने बाकायदा तौर पर वसूल कर लिया है और चीफ जस्टिस ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें ख़त मिल चुका है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये ख़त बड़ा अहम भी है और अच्छी बात यह है कि महज इल्ज़ामात नहीं लगाए गए खान साहब की तरफ से बल्कि उनके साथ कुछ सबूत भी अटैच किए गए हैं जो कि एक USB भी उन्होंने फ्राहम किए हैं। तो कम अज़ कम आर्मी चीफ की तरह चीफ जस्टिस ने ये ज़रूर कहा है कि उन्हें ख़त मिल गया है। उन्होंने कहा है ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए, लेकिन फिर ही अगले ही मरहले में साथ ही उन्होंने ये कह के उस ख़त को जिसको कहते हैं ना खूह में डाल दिया कि जनाब वो आईनी बेंच की तरफ ये ख़त को भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो इसमें निकात उठाए हैं वो 184(3) के तहत आते हैं और वो चूँकि अब आईनी बेंच देखता है मामलात तो इसलिए मैंने उधर इनको ख़त को भिजवा दिया है। तो यानी कि अब इस खुद का तो कुछ नहीं होने लगा क्योंकि आईनी बेंच जिस तरह का बेंच है वो सबको पता है। उसके बाद जी चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि उनसे सवाल हुआ जो सीनियरिटी से मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरी अपनी एक राय थी। सीनियरिटी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की चेंज हो रही है इसको जो लिंक किया जा रहा है गलत किया जा रहा है, तबादला और बात है, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए सीनियरिटी के साथ। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला है इसको इस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि अभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बहरहाल हो नहीं गया क्योंकि बहुत से सहाफ़ी ये सवाल कर रहे थे कि जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को आपने क्यों बुलवा लिया, सुप्रीम कोर्ट आर्जी जज बनाया। तो इस पर उन्होंने कहा कि उसकी वजह ये थी कि मुझे जज चाहिए था जो कि टैक्स के मामलात और दीगर कुछ मामलात के ऊपर कॉम्पिटेंट जज हो और मैं उन्हें लाना चाहता था। चूँकि अभी बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑलरेडी जज आ चुके थे तो फिलहाल हमने उनको सिर्फ एक आर्जी अपॉइंटमेंट की है। कुछ लोगों ने कहा कि जी इसका तासुर ये लिया जा रहा है कि उन्हें चूँकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर करना है इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो है तैनात किया गया। तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की अहलियत रखते हैं और उस लिस्ट में वो शामिल रहेंगे। और साथ ही जब इसी मुतालिक मोहसिन अख्तर कियानी साहब का सवाल किया गया कि जी
وہ کیوں نہیں چیف جسٹس بن سکتے. تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ نہیں بن سکتے, کیا ابھی چیف جسٹس مقرر ہو چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, تو ابھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. تو یعنی انہوں نے بڑا سیاسی سا جواب دیا, جیسے پہلے شروع میں کہا جاتا ہے نا کہ سیاسی بیان دیتے ہیں, تو کچھ اس طرح کی ان کے معاملات تھے کہ جس میں وہ واضح کلیئر جواب بھی نہیں دے رہے تھے اور دونوں اینڈز کو بھی اپنی طرف سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طرح سے انہوں نے کل یہ بات کی کہ جی جو بائیکاٹ والا ایشو ہوا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ پینک ہو گئے, فوراً انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. خط بھی جو انہوں نے پہلے 4 ججز نے لکھا تھا وہ پہلے میڈیا پر آ گیا, ابھی تو میں نے کھولا بھی نہیں تھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تھوڑا سا چیزوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. لگتا ہے کہ ان کا اس وقت اعتبار نہیں رہا ہے, تو اس لیے وہ تھوڑی جلد بازی کر رہے ہیں. چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, بہتر ہونے میں وقت لگے گا. جس طرح ایک سیاستدان تھوڑا جواب دے رہا ہوتا ہے نا ادھر ادھر سنبھال کے, انہیں بھی غلط نہیں کہنا, ہاں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو, بات اس کی بھی غلط نہیں. تو وہ اس طرح کی جو تھی دونوں طرف کی بات رکھتے ہوئے ایک منافقانہ سا ہی طرز عمل آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بھائی اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ سینیورٹی والا معاملہ ہونا چاہیے پہلے سارٹ آؤٹ, تو پھر آپ کو عامر فاروق صاحب کو چیف جسٹس سے ہٹا کر سپریم کورٹ پہ فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ یہ آپ کو میں خبر دے دوں کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ووٹ کی وجہ سے ہی عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں, ایک ووٹ کے اکثریت سے. ورنہ جو اختر حسین صاحب ہیں اور ایک اور جو ممبر ہیں اس میں جوڈیشل کمیشن نے, انہوں نے تو ان کے خلاف ووٹ دیا, لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کے حق میں ووٹ دیا, جس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ آ گئے. بھئی اگر اب آپ کی بات تسلیم کی جائے کہ آپ کے سینیورٹی کے اوپر تحفظات ہیں, تو پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ پہلے وہ مسئلہ حل ہو جائے, اس کے بعد عامر فاروق صاحب کو لے آئیں گے, اور یہ آپ کے ایک ووٹ سے ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. تو یہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد جو ہے بڑا واضح نظر آتا ہے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو 6 ججز کے خط کا معاملہ تھا اس پہ بھی سوال ہوا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے حلف اٹھانے کے اگلے دن اس پر بات کی اور ججز سے ملاقات بھی کی, اور اس کے اوپر میں نے معاملہ جو ہے وہ پھر اگین کہ میں نے اس کو آگے بڑھایا ہے, آئینی بینچ بھی اس معاملے کو دیکھے گا. جو آج IMF نے ملاقات کی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ عدلیہ آزاد ہے. میں نے IMF کے وفد کو یہ بتا دیا کہ جی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں آپ کو اس کے اوپر بڑی کوئی بریفنگز دینی ہے یا ایکسپلین کرنی ہے سچویشن کہ کتنے شفافیت سے تعیناتیاں ہوتی ہیں ججز کی اور کیا کچھ ہے. البتہ جو ایک پریس ریلیز سی بعد میں جاری ہوئی اس میں بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایکسپلین کیا ہے IMF کے وفد کو کہ جو تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہوتی ہیں, اس میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے یعنی کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کا کردار تو بڑا ہی زبردست ہے, بڑا فائدہ مند ہوتا ہے, اور کسی ایک بندے کی چوائس سے نہیں جج تعینات ہوتے یا نامزد ہوتے, بلکہ اس میں جوڈیشل کمیشن کے باقی ممبران کا انپٹ بھی ہوتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ جی ہماری عدلیہ آزاد ہے, ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, اتنا عدل مل رہا ہے کہ ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں فارغ, لیکن کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. تو کچھ اس طرح کی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بریفنگ دی ہے. بہرحال یہ تو ایک مذاق ہے, کہیں اس پہ پیکا ہی نہ لگا دیں میرے اوپر, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ IMF کو انہوں نے یہ بتایا کہ سب اچھا ہے اور سب انڈر کنٹرول ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جہاں پہ عمران خان صاحب کے خط کی بات کی, وہیں پر انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بھی خط کی بات کی کہ ان کا بھی ایک لیٹر مجھے ملا ہے, جس کے بعد میں نے اگلے ہی دن اٹارنی جنرل کے تھرو ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ میں لیٹرز پہ کیا آپ سے بات چیت کروں, آپ ملنے آ جائیں. بلکہ میں نے اپوزیشن لیڈر سے بھی بڑی مشکل سے رابطہ کیا, یعنی عمر ایوب کی وہ بات کر رہے تھے, اور انہیں بھی کہا کہ آپ بھی آئیں اور مل کر جو ہیں بہت سے ایشوز کو حل کیا جا سکتا ہے. تو وہی پنچایتی قسم کا جو ایک طرز عدالت ہمیں نظر آتا تھا پہلے کبھی, وہی اب نظر آ رہا ہے کہ جی مل بیٹھ پہ آپ انصاف پہ مبنی فیصلے کریں نا, آپ صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہیں. یہ پنچایت کر کے ہر ایک کو راضی کرنے کا یہ کام نہیں ہوتا عدلیہ کا. لیکن یہاں پر ایک نئی ہم نے یہ روش دیکھ لی ہے کہ جناب وہ بھی راضی کر لو اور اس کو بھی منا لو اور سب مل جل کے لگے رہیں, اور جو کوئی حق مارا گیا ہے کسی کا وہ اس کو ملے نہ ملے اس کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں. تو یہ اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے چیف جسٹس صاحب کو دیکھ کے. انہوں نے اوور آل بھی کہا کہ جی بہت سے معاملات کے اوپر جو کوٹ پیکنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی اس پہ بھی سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا کردار ہے, تو اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا انہوں نے. پھر میں وہی بات کہوں گی کہ بڑا سیاسی بیان دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کل آپ نے دیکھ لیا کہ سیاست اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا کردار ہے. تو اس طرح کا بس گول مول سا جواب دے دیا. پھر سینیورٹی والے معاملے پر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ایک مخصوص نام پر اعتراض میں نے بھی کیا, یعنی وہی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی بات ہو رہی تھی, تو اس کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو یہ ساری جی کہانی ہے جو
जो चीफ जस्टिस साहब ने आज सुनाई है सहाफ़ियों को, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर तनकीद हो रही है। मुख्तलिफ सहाफ़ी यही बात कर रहे हैं कि अव्वल तो आमतौर पे देखा ही नहीं गया कि कभी चीफ जस्टिस इस तरह से अपनी पोजीशन वाजे करें। होनी भी नहीं चाहिए ज़रूरत ऐसी, आपके फ़ैसले बोलने चाहिए, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हर बंदा इस वक्त जो है वो सियासी तरीके से गुफ्तगू भी करता है, जो उसका काम नहीं है उसके अलावा भी काम कर रहा होता है। तो सारा मुल्क ही इसी उस पर डगर पे चल रहा है, तो क्या किया जा सकता है। तो बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर चीफ जस्टिस की राय जो भी हो, हकीकत सबको पता है। आप बातें जितनी मर्जी अच्छी कर लें, लेकिन जो आप कर रहे हैं, जो सहूलतकारी मिल रही है इस वक्त अदलिया के अंदर से, उसने अगर जो आपके साथी जजेस हैं उनके एतमाद को ठेस पहुंचा दी है, तो फिर अवाम किस खाते में खड़े हैं। जो आपके दोस्त हैं वो आप पे एतबार नहीं कर रहे, तो अवाम कैसे आप पे एतबार करे। तो सूरत हाल तो यहाँ तक ख़राब है। आज जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिमार्क्स थे वो भी बड़े आई ओपनिंग थे। उन्होंने भी यही बात की कि ऐसा लगता है कि रियासत के जो सुतून है वो तो बाकी नहीं रहे। ना पार्लियामेंट आपको उस तरह से नज़र आती है, ना मीडिया, ना अदलिया। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोलैप्स कर गए हैं तमाम इदारे। और फिर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में रहकर जिद्दोजहद करना, निज़ाम से लड़ना, ये एक लगता है कि ऑन गोइंग किस्म की फ़ाइट है जो चलती रहती है। और हम जैसे जो लोग हैं, हमने क्या लड़ना है, जो सारी उम्मीद है वो नौजवानों पर है, उन्हें ये आगे मज़ामत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और इस तरह से उन्होंने ये जो अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार किया है। तो ये आप देख लें कि ये सीनियर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जिनके ये रिमार्क्स हैं। तो ये सारे जजेस जो हैं वो इसी तरह इसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब हों, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, इससे पहले जो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के जज थे शहजाद मलिक साहब। तो जो भी कोई जज इस निज़ाम को चैलेंज करता है या उसके खिलाफ कोई बात करता है, उसके बाद उसका बंदोबस्त करने के लिए किसी भी हद तक ये सिस्टम चला जाता है। ये हमें अब एक मिसाल नहीं, इसकी कई मिसालें हैं। इमरान खान साहब के दौर में एक मिसाल थी काजी फायज ईसा साहब की, और उस पर आज तक इतना शोर मचा हुआ है कि जी काजी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आ गया था कि जैसे पता नहीं कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई किसी पैगंबर के खिलाफ खुदा न खास्ता कोई हरकत हो गई थी, इस तरह उसको मीडिया में पोर्ट्रे किया जाता था। और यहाँ तो पूरी एक लिस्ट आप मुरतब कर सकते हैं, पूरी एक अदालत अलग से बन सकती है ऐसे जजेस की, ये जिनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ सिर्फ इस बुनियाद पर की गई हैं कि उन्होंने क्यों हक और सच पर मबनी फैसले दिए हैं, या कम से कम ऐसे फैसले क्यों दिए हैं जिसमें इस सिस्टम को जो है उन्होंने चैलेंज किया हो या उसके मफादात को पूरा ना होने दिया हो। तो उसकी पादाश में उनके साथ या तो उनको बिल्कुल खुटे लाइन लगाया गया, उनको इधर उधर शिफ्ट किया गया, उनको उनके जायज़ हक के मुताबिक चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया हो, और उनको मुख्तलिफ रेफरेंस फाइल करके डराया धमकाया गया हो। वो तमाम जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उन्होंने देखे हैं और भुगते हैं। दूसरी तरफ हम ऐसे जजेस भी देख रहे हैं कि जिन्होंने इस निज़ाम को सर्व किया, उनके मनपसंद फैसले दिए, उनके खिलाफ क्या होता है? उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, उनको इनाम और इकराम से नवाजा जाता है। फिर वो भले चाहे ऐसे लोग हों जो अभी हाई कोर्ट में आए हुए हों, चाहे वो ऐसे लोग हों जो कि छोटे जजेस थे जिनको दूसरी अदालतों में ले आया गया है, उनकी प्रमोशंस हो गई हैं। अभी आज भी मैं खबर देख रही थी कि हुमायूं दिलावर साहब, जिसमें इमरान खान साहब को जिन्होंने तोशा खाना केस में सज़ा सुनाई थी, उनको भी अपग्रेड कर दिया गया है। ज़ेबा चौधरी साहिबा जो खातून जज थी, जिनके बारे में इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा अभी तक चल रहा है कि जी वो तौहीन की उनकी, तो धमकी दी उनको, तो उनको भी प्रोमोट किया गया है। और भी एक दो तो जो भी जज इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला सुनाता है या इस सिस्टम को सपोर्ट करता है किसी भी हवाले से, उसकी प्रमोशन हो जाती है। और जो इस सिस्टम के अगेंस्ट कोई एक फ़ैसला करता है या उसको उसका फ़ैसला पसंद नहीं आता, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। तो ये टोटल इस वक्त आपकी अदलिया के सिस्टम की औकात रह गई है, और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हर दूसरे शख्स को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि यही वो तमाम आपके इंडिकेटर्स हैं कि आपका जो हर मकतबा फ़िक्र है वो इस वक्त किस तरीके से एक बेचैनी का शिकार है। मीडिया अपनी जगह, अदलिया अपनी जगह, आपके लॉयर्स अपनी जगह। आज तो हद ही हो गई, मतलब मैं हैरान थी, तलत हुसैन साहब के भी ख्यालात और जज्बात बदल रहे हैं। उन तक नहीं ये बात लिखी हुई कि जनाब आपका हर जो मकतबा फ़िक्र है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। आप जजेस को देख लें, वो एहतजाज कर रहे हैं, लॉयर्स एहतजाज कर रहे हैं, मीडिया के पर्सनस एहतजाज कर रहे हैं, आपके किसान हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो आपका कौन सा मकतबा फ़िक्र इस वक्त जो है वो खुश है? आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उस तरह से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह किस्म की ये तनकीद भी की हुई, और फिर एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जी मैं लाहौर में रह के आया हूँ और मेरी मुख्तलिफ सड़कों पर, कैफ़ेज़ में मुख्तलिफ लोगों से जो बातचीत हुई है, एक
हेट वेव है, बाकायदा नफरत की एक लहर है जो इस सिस्टम के अगेंस्ट पनप रही है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी बात पे तो सबको लगता है कि पता नहीं हम कोई उस पे क्या कहते हैं जी, डॉलर्स के लिए इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ये खुद जो हुकूमत के हिमायती सहाफ़ी हैं, ये उनके मुंह की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। चाहे वो नजम सेठी साहब की आप हालिया गुफ्तगू सुन लें, आप तलत हुसैन साहब की सुन लें, आप और भी कुछ आपको आवाज़ें नज़र आती हैं जो कि वैसे आपको हुकूमत की हिमायत में नज़र आते हैं, लेकिन आज वो ये कहने पे मजबूर हैं कि ये हुकूमत जो है वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। और कोई अगर ये समझ रहा है कि सब कुछ बड़ा नॉर्मल और स्मूथ चल रहा है तो ये बिल्कुल गलत फहमी है, खाम ख्याली है। तो अब इस सारी सिचुएशन के बाद क्या चीज़ों को बेहतर करना है, उसकी अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि फ़िलहाल तो यही नज़र आता है कि हर कोई सिर्फ अपनी अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा है कि मुख्तलिफ जो इस सिस्टम को चैलेंज करने के झटके हैं उनको किस तरह रोकना है, उसको कैसे बंदोबस्त करना है, वो किया जाए। वही हमें करते नज़र आता है। कुछ जो एक बाहर से उम्मीद थी वो थी जो विल्सन जो बार बार बात कर रहे थे, उन्होंने स्पीच भी की इसके ऊपर, और अब उन्होंने एक ख़त बाकायदा ट्रंप को और जो सेक्रेटरी खारजा हैं मिस्टर रोबियो उनको भी लिख डाला है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक, और साथ साथ पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जमहूरियत के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक ख़त लिखा है। इसका काफ़ी हद तक मतन वैसा ही है जैसा उन्होंने ख़त जो है इससे पहले यहाँ पर लिखा था आर्मी चीफ को, शहबाज शरीफ साहब को, उसी तरह का मिलता जुलता ख़त है जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी खारजा मिस्टर रोबियो को लिखा है। और उसमें उन्होंने यही बात उठाई है फिर से कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो जो जमहूरी अक़दार हैं उनकी वैल्यूज़ के साथ, उसकी पासदारी के साथ जुड़े हुए हैं। और अफसोस की बात है आज वो चीज़ें हमें नापैद नज़र आ रही हैं पाकिस्तान में। और फिर उसमें अलग से उन्होंने इमरान खान का भी तज़किरा किया कि हमारे उनके साथ बहुत से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं नज़रियाती, लेकिन इस वक्त जो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं ये बहरहाल नहीं होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये बात भी कही है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत है, जिस तरह से उसके साथ जुल्म हो रहा है या आप कह लें कि उसका रास्ता बंद किया जा रहा है, इस सिलसिले के ऊपर अपना किरदार जो है वो आपको अमेरिका को अदा करना चाहिए। तो इस पे दबाव डालने की ज़रूरत है। साथ में फ्री इमरान खान के साथ उन्होंने ये ख़त जो है वो ट्विटर पे भी पोस्ट कर दिया है। तो वो इस सिलसिले को आगे मज़ीद बढ़ा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो मुल्क के अंदर से सिस्टम है, जिसको इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए, इस बात का एक एहसास होना चाहिए कि हमने मुल्क को एक टोटल खुदा न खास्ता कोलैप्स से बचाना है, वहाँ पे ये रियलाइजेशन नहीं है। वो सिर्फ लड़ाई 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 की तरफ ही जा रहे हैं, सिर्फ इसी बात की तरफ हैं कि हमने अगेंस्ट ही अवाम की विल के और तमाम तर उसूलों और आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाकर ही हमने जो है हर तरफ से रास्ते बंद करने हैं। इस तरफ नहीं वो आ रहे कि इस मामले को संभालना कैसे। और यही वजह है कि आज जो है वो हम मज़ीद बहरान को गहरे से गहरा तर होते देख रहे हैं। अभी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो बात की इसके ऊपर अयाज सादिक साहब ने भी जवाब दिया है कि जी ये बात आपने जो की है ये आपके रिमार्क्स नाकाबिल कबूल है। यानी जो भी इनको ये बात अकल की दे, समझाए कि देखें आपकी रियासत का इस वक्त क्या हाल है, ये स्टेट ऑफ डिनायल में है, मानने के लिए तैयार नहीं है कि वाकई हम इसमें किसी पस्ती में आ गए। अब ये जो जजेस लगा रहे हैं ना बड़े उछल उछल के, नून लीगी और पीपल्स पार्टी वाले, ये समझ रहे हैं कि ये इनके जजेस हैं। मुमकिन है कि कुछ इनके वाकई इस वक्त हिमायत याफ्ता लोग हों, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से लगाए हुए ये जजेस कल को इन्हीं लोगों के खिलाफ भी फैसले दे रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो किसके साथ होंगी, वो पार्टीज़ के साथ नहीं होंगी। ये बात याद रखिए आप। तो इसलिए वो तमाम काम, ये जो आज पीका वाले ये काम कर रहे हैं, कानून साजियाँ कर रहे हैं, ये सारे काम इनके ही बाद में इनके खिलाफ यूज़ होंगे। लेकिन अभी इनको ऐसा लगता है कि एक तो खुद भी मजबूर भी हैं किसी हद तक, क्योंकि ज़ाहिर है ओरिजिनल तो मैंडेट है नहीं है, चोरी शुदा मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, तो इनकार किस मुंह से करें। जिन्होंने फॉर्म 47 पकड़ाए हैं वो वापस ले लेंगे इनसे, फिर क्या करेंगे। तो इस लिहाज से मजबूरी भी है, और कुछ इसमें इस वक्त इनकी आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अगर इसमें कहीं पे भी इस सिस्टम में कहीं इमरान खान या पीटीआई की स्पेस हमने पैदा की तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हमें जेलों में जाना पड़ेगा। तो ये खौफ भी है। तो ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, कर ये रहे हैं ये हरकतें, लेकिन असल बात ये है कि ये इनके ही गले पड़ेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।